हल्का सा, हल्का, ज्यादा नहीं, बस। ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। चलो, ये क्या बोलते हैं इसको, माइक को तुम लोग ये कर दो सर, ऑफ कर दो, ठीक है ना। अच्छा, तो बेसिकली आज बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बिजनेस लॉ नहीं है, सॉरी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जो काफी वास्ट है। उसमें हम लोग आज एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस का पढ़ाई लास्ट कुछ वीक से कर रहे हैं, और एंट्रेंस में इसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक पूरा डिटेल्स है। तो एंट्रेंस वाले के लिए भी मैंने सीएस एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए बड़ा काम का सर टॉपिक है सर, और आगे जाके सभी को जानना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर सीएस। ये तो अभी धीरे धीरे सीएमए में भी रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज सबको लेना पड़ेगा, इवन बीकॉम में भी मैंडेटरी किया है रिसेंट ऑफ सिलेबस में, संविधान के बारे में नॉलेज सबको लेना मैंडेटरी है। चलो कोई बात नहीं, अब जिसका जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो मैंने नोट भी शेयर कर दिया था, है ना सर, सबको मिल गया है, आप लोग आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन सर लास्ट क्लास जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया था ना, उसका थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करना है, बेसिक्स में और बात नहीं करूंगा। स्क्रीन शेयर है ना सर? हाँ। तो अभी मैं आपको बस इतना कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया लग गया है, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कौन बनाया, बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके पीछे का इवन इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ना, क्योंकि इंडिया एक इतना दिन से एक ब्रिटिश कॉलोनी था, उसके बाद से ये देश इंडिपेंडेंट हुआ, माने आजाद हुआ, स्वाधीन हुआ। उसके बाद जब ये अपने अधीन में आया तो इसको चलने के लिए एक ऐसा माने किताब का जरूरत था कि जिसके आधार पे कंट्री को चलाया जाए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम लोग क्लास क्लास में ये भी पढ़ रहे थे ना सर, फंडामेंटल ड्यूटीज, याद है सर, कि सबको संविधान का पालन करना चाहिए, और भी कितना सारे चीज, देश के प्रति प्यार होना चाहिए, है ना, इंसान के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, इवन प्राणी के प्रति भी कंपैशनेट होना चाहिए, है ना, कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। और ये सब ड्यूटी, कोई बोलेगा सर ये तो धार्मिक बातें हैं, हाँ सर, ऑब्वियसली धर्म से ही देश चलता है ना, धर्म से ही देश चलता है। धर्म का मतलब कोई, जैसे हम लोग धर्म का जो टैग लगाते हैं ना, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, सर वो तो बस एक मैंने सिस्टम है चलने का, अलग अलग लोग मानते हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म मैंने जिसको पकड़ के हम चलते हैं। जैसे आप कभी ये देखते हो सर, जैसे मानो कुछ तरह का ऐसा कुछ पेड़ होता है ना, पेड़ नहीं बोलेंगे, लाइक क्या बोलेंगे सर उसको, मतलब जो एक पेड़ को पकड़ के दूसरा पेड़ उठता है ना, जैसे कि लौकी का पेड़, या फिर कमला का उसको क्या बोलते हैं, पंपकिन का पेड़। वो क्या करते हैं ना, वो देखना किसी एक चीज को पकड़ के चलता है, वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता। तो धर्म कुछ इसी तरह का चीज है, ये जो धर्म का कॉन्सेप्ट है ना, उस तरह का है कि किसी एक चीज को पकड़ के चलना है, अगर तुम चलोगे नहीं तो फिर तुम गिर जाओगे। तो संविधान आज के डेट का धर्म है हमारे देश का, कॉमन धर्म है सबके लिए, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियन कॉन्सेप्ट को फॉलो क्यों ना करते हो, आपका जो भी पंथ हो, जो भी आपका रिचुअल्स हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न डे, मैंने मॉडर्न डे इंडिया का रिलीजियन बोल सकते हो आप, ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, बट अगर एक तरह से कनेक्ट किया जाए तो ये कुछ ऐसा ही चीज है, मैंने सबको इसी चीज को पूजना चाहिए। हाँ, अब कोई धूप धुना से पूजे, क्या कोई इबादत करे, सबका अपना अपना है, लेकिन इसी को पूजना चाहिए। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट ये मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर? वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात हुआ है कि कब जुरिस्डिक्शन क्या है, कहाँ तक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन फैला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का चेम्बर्स क्या है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, जुडिशियरी क्या है, फेडरलिज्म क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, एंट्रेंचमेंट, ठीक है, हिस्ट्री, कब से अमेंडमेंट चालू हुआ है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इवन अम्बेडकर सर के बारे में भी हम लोग बातचीत किए हैं। अच्छा, उसके बाद रिसेंटली अगर आप देखो, तो रिसेंट पास्ट में हम लोग ना, अच्छा, ड्राफ्टिंग, अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर सर ने जब इसको ड्राफ्टिंग किया था, जैसे आजकल लोग जो लोग कंपनी सेक्रेटरी हो आप लोग सब, है ना, तो आप लोगों को पता है कि कैसे ड्राफ्टिंग का इंपॉर्टेंस कितना है, हम लोग कंपनी लॉ के क्लास में बात करते हैं, है ना, ये ड्राफ्ट करना पड़ता है हम लोग, इवन सेबी लॉ में, जैसे तुम लोग का ग्रुप 2 में होता है सर, सीएस में, कि वहां पर ड्राफ्टिंग करना पड़ता है।
तो ड्राफ्टिंग माने बेसिकली किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर तरीके से लिखने का जो तरीका है उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। और ड्राफ्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना ड्राफ्टिंग का लॉ के बारे में कभी भी हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो वही बात है, ये सबसे बड़ा नियम है सर। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का नियम है, ये देश का सबसे बड़ा लॉ है, जिसको ड्राफ्टिंग किसने किया था? अंबेडकर सर ने। उनके साथ और भी लोग थे जिनके बारे में क्लास क्लास में बातचीत मैंने किया आपके साथ। फिर ये देखो सर, इमेज से देख सकते हैं आप, नेहरू साहब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब बात कर चुके हो। अच्छा, लास्ट दिन और एक चीज इंटरेस्टिंगली हुआ सर, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने मन से बना दिया गया। ऑब्वियसली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, उसमें इंडियन थीम तो है ही। हर चीज का, दुनिया में किसी भी चीज को देखो ना, सब कोई ना अपने थीम को बना देता है अपने हिसाब से, ठीक है? अपने हिसाब से इन द सेंस, जैसे क्या बताऊं मैं आपको, माने सबका अपना अपना एक वर्जन है। जैसे देखो, दुर्गा पूजा हम लोग बंगाल में भी करते हैं, और वही दुर्गा पूजा इंडिया के हर एक पार्ट में होता है। तुम आसाम में चले जाओ, वहां पर भी बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है, बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है, क्योंकि वहां पर ऐसे ही माता का बहुत ही बड़ा रूप माना जाता है, कामरूप जो गुवाहाटी में। सो इवन तुम नॉर्थ में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, सबका अपना अपना दुर्गा पूजा है। गुजरात में चले जाओ, नवरात्रि का तो एक अलग ही स्वैग है। भले ही हम लोग कोलकाता बड़ा फेस्टिवल करते हैं, लेकिन ये सच में सबका अपना अपना फेस्टिवल है। ऑब्वियसली कोलकाता में थोड़ा दुर्गा पूजा को लेकर ज्यादा ही बातचीत होता है, बट वो अलग बात है। लेकिन ये बातचीत हर जगह में होता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक रूप का अलग अलग सिस्टम में लोग अपने हिसाब से उसको ढाल लेता है। जैसे ये जो छठी मैया का पूजा होता है ना बिहारी का, है ना सर? पूरा बिहार इसको सबसे बड़ा पर्व मानता है ना? सब पर्व से ऊंचा है छठ, छठी मैया का पूजा। तो ये छठ का मतलब क्या है? आपको मैं इसलिए, मैं आपको कोई पूजा का कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ना अलग अलग लोगों का ये जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में बता रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड सर। ये जो छठ है, छठ का मतलब क्या है? बांग्ला बांग्ला में छठ का मतलब जानते हो? ये जो सूरज का जो छठ है ना, ठीक है, ये बेसिकली इसका रे है, ठीक है। तो और एक चीज है कि छः छः माने सिक्स, ठीक है, छठी मैया, ठीक है। और बंगाली में उस मैया का नाम है षष्ठी। षष्ठ, षष्ठ माने ये संस्कृत वर्ड है, जिसको हम लोग हिंदी में छठी बोल रहे हैं ना, उसको संस्कृत में षष्ठ, हाँ, छह बोलते हैं। तो बंगाल में जो कॉन्सेप्ट है उसको षष्ठी पूजा बोलते हैं। और वो छठ पूजा के समय पे होता है हल्का हल्का, लेकिन ये पूरा भारत में, वो बंगाल में हर जगह में तुम जाओगे ना, लोकल गांव गांव में आपको हर जगह में एक षष्ठी तला दिखेगा। तो षष्ठी का पूजा और वो जो बिहारी जो छठ का पूजा कर रहा है एक ही है। संतान प्राप्ति के लिए पूजा होता है, और साथ में सूरज भगवान का एक आराधना होता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब है सिस्टम एक है, पर उसको सब अपने अपने हिसाब से बना लेता है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसा है, सिस्टम अपना है, बट हम लोग हर किसी का कुछ ना कुछ लिए थे। बात समझ में आ रहा है सर? ठीक है, बस कनेक्ट करो बात को कि किस तरह से। ऐसे पार्लियामेंट मैंने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है, और इसमें इंडियन सिस्टम ही बनाया गया है। लेकिन फिर भी इसको बनाने के लिए हम लोग अलग अलग कंट्रीज का भी हेल्प लिए, जिसका जो चीज अच्छा है। जैसे रिसेंटली आप लोग सुने होंगे, नारायण मूर्ति सर को जानते हो? कौन है नारायण मूर्ति सर? सर इन्फोसिस का सीईओ है, मैंने सॉरी फाउंडर है। अभी एज हो चुका है उनका। अभी वो इन्फोसिस में काम नहीं करते, उन्हीं का कंपनी है। अभी तो बस उम्र है तो रिटायरमेंट में है। अब 80 के आसपास एज हो गया उनका, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 80। तो नारायण मूर्ति सर का रिसेंटली बहुत उन्होंने कुछ कहा है, तो उनके बारे में काफी बात चल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। उनका मानना है कि 70 घंटा काम करना चाहिए वीक में, कम से कम। 70 घंटा मैंने समझ सकते हो, एक एक दिन में 10 घंटा, 7 दिन इन वीक, तब जाके 70 वर्क आवर्स हो सकता है। लोग 8 घंटा काम नहीं करता है, फिर बोलते हैं कंपनी मेरे को छोड़ता नहीं है। ऊपर से 10 घंटा पूरा का पूरा काम, आने जाने का टाइम को छोड़ के। क्योंकि उनका मानना है, और बहुत सुंदर सा मानना है, उनका मानना है कि चाइना को देखो, हमारा इकोनॉमी 3.2 ट्रिलियन का है, चाइना का इकोनॉमी 19 ट्रिलियन का है। चाइना का आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, हम भी 140 करोड़ से ज्यादा है। भले ही इंडिया एक माने फिफ्थ हाईएस्ट जीडीपी में आ चुका है, पर ये फिफ्थ हाईएस्ट जीडीपी साउंड गुड, अच्छा लगता है जब
अपना गवर्नमेंट प्रमोट करता है, देश यहाँ से यहाँ पहुंचा है, अगला टारगेट 5 ट्रिलियन का है, लेकिन देश की आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है अभी भी। परचेसिंग पावर जो है ना वो अभी भी बहुत नीचे है कंपेयर टू चाइना। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब 47 में हम लोग आजाद हुए थे, उस टाइम पे दुनिया के बहुत सारे कंट्री भी स्टार्ट किया था। तो चाइना का आजादी का कहानी थोड़ा अलग है, उसका ऐसा कोई आजादी का मैटर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग इश्यूज है। लेकिन उसी टाइम से चाइना स्टार्ट किया था जिस टाइम से हम लोग भी आजाद हुए थे, फिर चाइना अपने आपको कहाँ लेके चला गया, हर एक चाइनीज को किस तरह से रिच बना दिया, हम लोग नहीं कर पाए। हर एक चाइनीज रिच हो चुका है आज के डेट, इवन हायर रिच तो नहीं बोलूंगा, नॉट लाइक अमेरिकन, क्योंकि आबादी का संख्या देखो 140 145 करोड़, बट फिर भी इंडिया से काफी बेहतर है और अमेरिका के करीब जा रहे हैं, और अमेरिका को चिंता बढ़ रहा है। तो ये क्या पॉलिसी लिया? तो नारायण मूर्ति सर ही बोल रहे हैं कि देश में वर्क कल्चर कहाँ है, लोग काम करने से डरते हैं, लोगों को काम नहीं करना है और पैसा चाहिए। पॉसिबल है क्या? गूगल को पूछ के देखना, हाउ टू मेक मनी विदाउट वर्किंग, देखो गूगल क्या जवाब देता है, बिना मेहनत का पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये बात सर एक इंसान का नहीं है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसी एक इंसान के बारे में नहीं कर रहा हूँ, ये एक ओवरऑल कंट्री के बारे में। ये कंट्री कहाँ से इनकम करेगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन ना, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, कंट्री इनकम कहाँ से करेगा? बोलो। हाँ सब कुछ तो है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तो किसी एक को करना है, एक बिजनेस को तो करना है ना। बिजनेस तो कोई कोई एक जैसे मानो कि अगर तुम लोगों में से किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इच्छा हुआ, तो तुम कुछ करोगे तब ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, फिर तुम्हारी कंपनी में 10 बंदा काम करेगा। ओहो, किसी ना किसी को तो पीड़ा उठाना, क्या नरेंद्र मोदी बिजनेस करने जाएगा क्या अभी? अब वो पॉलिसी दे सकता है आप, वो पॉलिसी दे सकता है कि भाई हम देश के लिए ऐसा पॉलिसी बनाए ताकि देश का युवा को सुविधा मिले, वो गवर्नमेंट का काम है। बिजनेस करना सरकार का काम डायरेक्टली नहीं है सर, लेकिन हाँ सरकार को लोगों को ऐसे शिक्षित करना चाहिए कि लोग खुद ही उसका बीड़ा उठा लें, तब जाके हम लोग एक दिन चाइना जैसा इकोनॉमी डेवलप कर पाएंगे। 3 ट्रिलियन से 19 ट्रिलियन माने कम से कम 5 गुना ज्यादा है, और भी ज्यादा। इतना आसान नहीं है। सपना देखना अच्छा बात है, लेकिन सपने को हकीकत में कन्वर्ट करना समय लगता है और काफी मेहनत लगता है। हम लोग तो बस सपने देखते रहते हैं, इतना पैसा आ जाएगा उतना पैसा आ जाएगा। ये किसी एक का पैसा का बात नहीं कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा का बात कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग थिंग, हर कोई इनकम करेगा ना तो हर कोई और रिच बनेगा। जैसे मानो हम लोग जैसे नॉर्मली हमारे देश में ना लोग सब नैरो माइंडेड होते हैं, सबको लगता है मैं ही पैसा कमाऊं बाकी लोग गरीब रहे। लेकिन ये जो सोच है ना सर, ये बहुत ही बेकार का सोच है। इस सोच में नहीं, बेकार का सोच इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस सोच में जो बंदा सोच रहे कि मैं रिच बनूंगा बाकी गरीब रहे, इसमें प्रॉब्लम है कि वो बंदा भी रिच नहीं बन पाएगा। सिंपल सा मानो रवि एक दुकान खोला है, शॉप खोला है, और जहां पर वो दुकान खोला है वहां पर उसको लग रहा है कि मेरा दुकान बहुत चलेगा। अरे भाई तुम्हारा दुकान तब चलेगा जब बाकी लोगों का भी घर चलेगा। अगर शालिनी का इनकम ज्यादा होगा तो तुम्हारे दुकान में आएगा कुछ खरीदने के लिए, है ना? भूमिसा का रोजगार होगा तो तुम्हारे दुकान में आएगा कुछ खरीदने के लिए। मानो तुमने रेस्टोरेंट खोला और तुम्हारे रेस्टोरेंट में लोग खाने के लिए आएगा, तो उसके लिए उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए ना, कि घर का खाना छोड़ने के बाद भी एक हफ्ते में 2 बार जाके रेस्टोरेंट में खाए, उसके लिए दे मस्ट हैव एक्स्ट्रा मनी, कि भाई आज 500 का रेस्टोरेंट को देंगे, तो वो रेस्टोरेंट का चलेगा तो उनका इनकम बढ़ेगा, तब ना तुम्हारा रेस्टोरेंट चलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड सर। तो सबका अर्निंग बढ़ना चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ सकता है सर। बात समझ में आ रहा है सर? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भी हो, नारायण मूर्ति सर यही बात बार बार कर रहे हैं आजकल कि भाई सब 70 वर्क आवर्स, मैंने बोलते हैं कि यूथ को तब तक सोना नहीं चाहिए जब तक देश का पूरा काम कंप्लीट ना हो अगला 50 साल तक। 5 घंटा सो और सारा दिन काम करो। कोई बोलता है वर्क लाइफ बैलेंस, बोलते ही नहीं, अभी वर्क लाइफ बैलेंस का टाइम नहीं आया, अभी देश को बहुत मेहनत करना है। बहुत कंट्रोवर्सी छेड़ गया, नहीं लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी काम होता है। लेकिन उनका कहने का मतलब लोग नहीं समझ रहे, उनका कहने का मतलब बहुत बड़ा है। जैसे आजादी के टाइम पे अगर सुभाष बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह लोग सोचते कि अभी हम लोग थोड़ा 10 घंटा सो लेते हैं फिर देश को आजाद करेंगे, तो क्या आज हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री में खड़े होते कि अभी हम लोग कहाँ घुसेंगे कहाँ से निकलेंगे ब्रिटिश तय करता? बात समझ में आ रहा है सर? अभी जो तुम लोग ऐसे अपना पसंदीदा पहनाव पहन के आ गए, अपने पसंद का जूता पहन के स्वैग करके आ गए स्टाइल में,
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, है ना। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, अगर ब्रिटिश पीरियड होता और सुभाष बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह जैसे बड़े बड़े जो नाम आज के डेट में हम लोग लेते हैं, अगर वो लोग उस टाइम पे 10 घंटा 12 घंटा सो जाता हम लोग की तरह, जैसे हम लोग आजकल करते हैं, तो फिर सोचो फिर आज क्या होता। आज भी हम लोग ब्रिटिश का ही चमचागिरी करते होते। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डालहौजी, हाँ, इनको सर सर कहते होते, इनके दुकान में गुलामी करते होते, रास्ते में क्या पहनना है, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, तब उनके हिसाब से चलता। इवन हमारे घर का औरत कैसे चलेगा वो भी वही डिसाइड करके देगा, हम कैसे चलेंगे, हाँ, एवरीथिंग। कहीं सभा करना है, जालियनवाला बाग में क्या किया था, वो लोग एक पीस मार्च कर रहा था पंजाब में, दिन दहाड़े जाके जनरल डायर दर 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 कर सबको मार दिया। कभी जाके देख के आओ जालियनवाला बाग, सीरियसली देख के, पंजाब में। तो कहने का मतलब समझो, तो इसीलिए नारायण मूर्ति सर का कहना बहुत सिंपल है सर, कि देश को आजादी मिला, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि देश आजाद हुआ है बिकॉज ऑफ सम फ्रीडम फाइटर, और देश डेवलप करेगा बिकॉज ऑफ सम बिजनेसमैन एंड वर्किंग पर्सन। समझ रहे हो सर? हाँ, चलो आगे देखते हैं सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फंक्शन क्या है? पाका पाका ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फंक्शन है वो देश को बनाने के लिए सर। तो ही यहाँ पर मैं आपको लास्ट दिन ये भी बताया था कि कौन से कंट्री से भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावित है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये जानना से आप लोगों को एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूके से क्या लिया गया, यूनाइटेड स्टेट से क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया गया, जिसका जो भी अच्छा है। तो चाइना से एक्चुअली, वो बात नारायण मूर्ति आजकल कर रहे हैं सर, नारायण मूर्ति सर, कि चाइना का वर्क कल्चर इंडिया में चाहिए, मेहनत। दिमाग तो उनका भी है हमारा भी है, कम ज्यादा हो सकता है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि इंडियन ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। हाँ, दुनिया मानता है इंडियन का दिमाग काफी पावरफुल है, लेकिन सिर्फ दिमाग से तो काम नहीं चलेगा, मेहनत भी तो चाहिए। और इंडियंस मेहनत नहीं करना चाहते, दे आर नॉट वर्कaholic। जैसे यहाँ पर अल्कोहलिक होता है ना सर, तो अल्कोहलिक की तरह वर्कaholic होना चाहिए, काम करने के ऊपर उतना नशा होना चाहिए कि नहीं मैं काम करूंगा, काम फास्ट, जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पढ़ाई है, जिस चीज के लिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जिस चीज को लिए हैं उसको करना है। ये वर्कaholic कल्चर चाहिए। ऐसा गाना है ना सर, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ बोल के, सुना है ना? हाँ, कैसे गाना उल्टा करे सर, हाँ मैं वर्कaholic, तो बात बनेगा। तो यूनाइटेड स्टेट से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, कनाडा से, सोवियत यूनियन से, वीमर रिपब्लिक से, ठीक है, एज वेल एज साउथ अफ्रीका से, जापान से, मेनली हम लोग लिए हैं। तो हमारे संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी मैं आपको बोला था, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फॉर ए सोवेरेन नेशंस, किसी भी एक स्वाधीन देश के लिए ये सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। इसमें 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स है। बार बार याद दिलाता हूँ सर, क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। लेकिन हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अलाबामा, एक कंट्री है, उसके बाद हमारे वाला आता है। अच्छा, फिर हम लोग प्रीएम्बल पढ़े थे। प्रीएम्बल माने कि हमारे संविधान में देश के बारे में क्या लिखा है, कि हम लोग एक सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, इंटीग्रिटी एडेड इन 1970। इसमें से कुछ वर्ड बाद में आया सर, कुछ वर्ड हम लोग प्रीएम्बल के बारे में तो पहले ही चर्चा कर चुके थे। इसमें से बाकी जो वर्ड है ना, कि हमारा संविधान में अमेंडमेंट आया, उसमें सोशलिस्ट वर्ड को, सेकुलर वर्ड को एंड इंटीग्रिटी वर्ड को 76 में ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट में, याद रखना सर, 42nd अमेंडमेंट में ये वर्ड को ऐड किया गया। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, कि आपको जानना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में किसके बारे में क्या लिखा है। समझ रहे हो सर? जैसे आर्टिकल 1 to 4 में क्या लिखा है, सिटीजनशिप के बारे में 5 to 11 में लिखा है, फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 जो मैं लास्ट दिन समझा रहा था, है ना। अच्छा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51, फंडामेंटल ड्यूटी ये भी लास्ट दिन पढ़ रहे थे, 51A में बोला है, यूनियन माने सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में 52 से लेके 151 में बोला है, ये सब आर्टिकल नंबर है। स्टेट के बारे में 152 से 237 में बोला है। स्टेट्स इन बी पार्ट विथ फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 238 में बोला है। यूनियन टेरिटरी, जैसे हमारे देश में कितना यूनियन टेरिटरी है आज के डेट में? यूनियन टेरिटरी कितना है? 7 यूनियन टेरिटरी है, 28 स्टेट है सर, 28 स्टेट्स, ठीक है। करेंटली कश्मीर स्टेट हो, मतलब कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदल गया, पहले 7 था, और अभी बेसिकली कश्मीर को लेकर थोड़ा बात चल रहा है कि वो क्या होगा, स्टेट होगा कि यूनिटी, लेकिन अभी यूनियन टेरिटरी है।
7 नहीं सर, अभी 7 तो पहले था, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी, अभी 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट्स है। लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया, लद्दाख और कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया। बाकी जो पुराना था, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, दमन दीव, ठीक है, 8 या 9 हो सकता है, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, 8 या 9, क्योंकि एक स्टेट कम हुआ, जम्मू कश्मीर स्टेट था, उसको तोड़ के लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ, और बाकी जो पुराना था वो है। तो इसका मतलब क्या, एक स्टेट घट गया, पहले 29 स्टेट था, 29 में से एक स्टेट चला गया तो 28 हो गया, उधर 2 यूनियन टेरिटरी ऐड हो गया तो 9। समझे सर? ठीक है, तो ये सिस्टम अभी चल रहा था। यूनियन टेरिटरी के बारे में 239 से 242 में बोला है। फिर देखो, ये जो हमारे देश में पंचायत चलता है, मैं आपको बार बार पंचायत सिस्टम के बारे में बोलता हूँ, है ना। अब आप बोलोगे सर पंचायत तो एक संस्कृत वर्ड हो गया ना, देखो सारा वर्ड तो इंग्लिश वाला है, लेकिन पंचायत तो कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, लेकिन अभी भी भारत इसको अपने हिसाब से रख दिया, भारत इसको अपने हिसाब से रख दिया। बाकी देखो म्यूनिसिपैलिटीज, ये तो इंग्लिश वर्ड है, तो फिर गांव गांव का जो हिसाब है उसको भी इंग्लिश नाम दे देता ना। नॉर्मली हम लोग म्यूनिसिपैलिटी वर्ड को सिटी में या टाउन में देखते हैं, म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और गांव साइड में जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है जिसके थ्रू से गांव को चलाया जाता है उसे पंचायत कहते हैं, पंचायती राज। अब आपके मन में सवाल होता होगा सर ये पंचायत क्या होता है, फिर इसको इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में 2 मिनट बोलना चाहिए। इतिहास माने, ये बेसिकली मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना कि सिस्टम में भारतीयता रखा गया है। ये बात मैं बहुत बार बोला हूँ सर, हमारा जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी, इस सोसाइटी में इसको धर्म से ना तोड़ो सर, ठीक है। यदि हमेशा बात करेंगे ना तो बाकी सब लोगों के माथा में ना भूसा भरा हुआ है, भूसा भरा हुआ है, मैंने एक्चुअली भूसा भर दिया गया, कोई अंग्रेज टाइम के हुआ है सर, भेदभाव क्रिएट करने के लिए ताकि वो लोग रूल कर पाए। जैसे हमारे हिंदू सिस्टम में एक सिस्टम है सर, वर्ग सिस्टम, वर्ग माने ऊंचा नीचा नहीं। जैसे देखो देखो मैं लिखता हूँ, जैसे ब्राह्मण होता है ना सर, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण समाज। दूसरा होता है सर क्षत्रिय, है ना सर, क्षत्रिय माने वॉरियर, बेसिकली जो लड़ते हैं, राजा लोग जो होते हैं, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव करते हैं, जिनका काम होता है देश को बाहरी शत्रु से प्रोटेक्ट करना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, और क्या बोलो, वैश्य, वेरी गुड सर, वैश्य समाज, व्यवसाय माने बिजनेसमैन, और लास्ट में क्या आ गया सर, शूद्र, वर्किंग क्लास। लेकिन और पांचवा कौन है सर, आदिवासी, ट्राइबल्स। ये लिखा नहीं है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, लेकिन पंचायत क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पंचायत वर्ड कहाँ से आया, और ये बहुत प्राचीन वर्ड है, आज से तो नहीं चल रहा है। लेकिन देखो संविधान बनाने के टाइम पे अम्बेडकर जी ने भी पंचायत ही रख लिया, ये नहीं सोचा कि पंचायत का इंग्लिशकरण करते हैं। पंचायत कॉन्सेप्ट किस तरह से आया, एक समाज को चलाने के लिए 5 वर्ग का जरूरत पड़ता है। एक समाज होगा ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज माने आप इसको आज के डेट में टीचर के साथ इक्विवेलेंट कर सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही होता है लोगों को शिक्षा देना। तो जो टीचर क्लास होता है ना, इसी पे डिपेंड करता है लोग क्या सीखेगा, तब हम लोग जैसे लोग, समझ रहे हो सर। मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं बोलना चाहता उस तरह से, मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेसिकली पेशा में शिक्षक होता है ना, वो एक्चुअली ब्राह्मण का ही काम कर रहे हैं। ऐसे तो ब्राह्मण वर्ड बहुत बड़ा है, इसका और भी बहुत बड़ा वैचित्र है। ब्राह्मण माने ये जो बोलते हैं ना ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान माने जो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान जिसके अंदर आता है, वो टॉप लेवल का ब्राह्मण होते हैं। और जिनको थोड़ा बहुत भी ज्ञान उस ब्रह्मांड से मिलता है, वो उसी क्लास में अपने आप को लगा। जैसे हमें कॉमर्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में नॉलेज है, तो मैं उस पूरा ब्रह्मांड के ज्ञान का थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने का, और उसी को मैं अपने स्टूडेंट को सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा, कुछ नहीं है, तुच्छ सा है। ऐसे ब्रह्मांड का ज्ञानी सबसे बड़ा जो होता है वो सबसे बड़ा टीचर होता है, जिनको दुनिया पूछते हैं, मानते हैं। समझ रहे हो सर? तो ब्राह्मण इज इन टुडेज वर्ल्ड लाइक अ टीचर। क्षत्रिय माने आज के डेट में जो लोग वॉरियर है, जो देश को प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि जो आर्मी में काम करते हैं, जो आईपीएस है, आईएएस है, आज उसके बारे में जानेंगे। क्षत्रिय पुराने समय के हिसाब से राजा, जो देश को चलाता था, राजा, वो क्षत्रिय समाज है पुराने टाइम पे। वैश्य माने बिजनेसमैन, अदानी अंबानी आज के डेट में, या कोई भी बिजनेसमैन जो बड़ा बड़ा कंपनी चलाते हैं। हाँ, अरे किसी का भी नाम ले लो, छोटा बड़ा किसी का भी नाम ले लो, ठीक है, ये वैश्य समाज। शूद्र, शूद्र माने
छोटो जात नहीं रे बाबा, लोग इसको ऐसे बोलते हैं। लोगों के मन में ऐसा भूसा भरा गया कि शूद्र मैंने देखो, मैंने कैसे, अंग्रेज बड़ा दिमाग वाला था, इसीलिए तो राज किया, फूट डालो राज करो। मानो कि एक तालाब है गांव में, तालाब समझते हैं ना, पुकुर, ठीक है, तो तालाब है, तालाब का मानो वो वाला हिस्सा शूद्र का है, ये वाला हिस्सा ब्राह्मण का है। अब अगर शूद्र पानी में उतरेगा ना तो तालाब अशुद्ध हो जाएगा, तो फिर ब्राह्मण पानी में नहीं उतरेगा। ये मेडिवल पीरियड में अंग्रेजों ने या फिर और कुछ लोगों ने ना देश के अंदर बंटवारा करने के लिए और हिंदू समाज को गलत सिद्ध करने के लिए लोगों के मन में भ्रम पैदा किया, लोगों को मूर्ख बनाया और बोल रहे देखो तुमको काम करा रहा है, तुम छोटी जात हो, और अब ये ब्राह्मण है, अपने आप को ज्यादा समझता है, राजा का पूरा बेनिफिट लेता है, राजा को भी अलग कर दिया। तो इस तरह से ना पूरा समाज के अंदर एक भेदभाव क्रिएट हो गया, और फिर इसको ना हम लोग ऊंचा नीचे सोचने लगे। इवन ऐसा भी हुआ था सर कि अगर कोई शूद्र जाति कुछ नहीं होता है, लेकिन मानो कि कोई कुम्हार है, कुमोर है, कोई मानो छुत्तर है, माने लकड़ी का काम करते हैं, कोई मानो मैथर है, लाइक, या फिर जो सब जलाने का काम करते हैं, सब माने वो जो मरने के बाद का जो काम होता है, ठीक है, तो डोम जिसको बोलते हैं, तो इस तरह का तो समाज में बहुत लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, क्या आज नहीं करते समाज में? आज भी करते, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो क्या क्या भेदभाव सिर्फ उसी जमाने में था? इसको भेदभाव नहीं कहते, ये तो बेसिकली एक वर्क कल्चर है, किसी ना किसी को किसी ना किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है, और वो अपने अपने हिसाब से चलता रहता है। ये तो समाज का एक बैलेंस है। हर कोई राजा थोड़ी बन पाएगा, हाँ ऑब्वियसली मेहनत से बिल्कुल बन पाएगा, नॉलेज से बिल्कुल बन पाएगा। इसीलिए तो राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वो बनेगा जो हकदार है। मूवी का डायलॉग भी तो है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार है। तो राजा बन सकते हो आप एडुकेशन लेके। मुची का बेटा भी तो बन रहा है ना, आईपीएस आईएएस। क्या ऑटो वाला रिक्शे वाले का बेटा लोग नहीं बन रहा है आईएएस आईपीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहा है सर? सीएससीएम में नहीं बन रहा है? बन रहा है तो कैसे बन रहा है? तो अपने कर्म के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली लेवल अप और कुछ नहीं। तो वो तो जगह है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भेदभाव चल रहा है, क्या आज के समाज में नहीं है? तो फिर हिंदुओं को ही क्यों इस तरह से नीचा दिखाने के लिए वो लोग किया था? वो बेसिकली और कुछ नहीं है, समाज के अंदर एक, समाज का जो यूनिटी है उसको तोड़ना, और भारत का जो कल्चर है उसको तोड़ देंगे तो फिर भारत टूट जाएगा। और जिसका इफेक्ट आज भी है, जिसका इफेक्ट आज भी है, चल रहा है। तो इसीलिए पंचायत नाम से। अच्छा यहाँ पर आप देखो सर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार जाति तो हो गया। शूद्र माने बेसिकली वर्किंग क्लास, जो पूरा समझ का। ये अब सोचो कि अगर एक दिन घर के सामने कचरा वाला नहीं आता है, जैसे अभी हम लोग क्लास खोल रहे थे, कचरा वाला लोग काम कर रहे थे, आप सोचो कि अगर आपका कचरा, घर का कचरा 5 भी नहीं लेके जाएगा, आप अपने घर में नहीं रह पाओ। तो इनका काम कोई छोटा मोटा काम है क्या? बहुत रेस्पेक्ट का काम करते हैं सर। वो अलग बात कि उनको जिस लेवल का रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इनको करोड़ मैंने कोटि कोटि पैसा दे दो, नहीं, एटलीस्ट ये जो इनका थैंक्स तो बोलो एटलीस्ट। अपने आपके मन में इतना तो होना चाहिए कि भाई ये कचरा साफ करता है, ये खुद गंदा होके हमारा गंदगी साफ करता है, तो इसका रेस्पेक्ट तो 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। आपके घर में ब्राह्मण बाद में आए, पहले तो कचरा वाला है, तो उनके मन में भी आपको वो आदर या वो सम्मान होना चाहिए कि भाई ये भी उस सम्मान का लायक। ये फीलिंग्स तो आना चाहिए ना लोगों के अंदर, तो फिर ये लोग भी ना अपने आप को कभी कमजोर फील नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग इनको क्या, जैसे नॉर्मल लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी दुकान खोलने का टाइम है, तुम यहाँ पर कचरा साफ कर रहे हो, मेरा लोग आएगा। ठीक है, तुम बोल सकते हो कि दादा अभी थोड़ा सा इसको जल्दी करो, लेकिन तुम छोटा मोटा करके इसको, अगर तुम उसको खराब करके दिखाओगे, नीचा दिखाओगे, तो फिर वो लोग बगावत हो जाएगा और समाज में भेदभाव और पैदा हो जाएगा। कि देखो हम कचरा साफ करते हैं बोल के हमको नीचा दिखा रहे हो, गरीब है बोल के हमको नीचा दिखा रहे हो। बात समझ में आ रही सर? लेकिन आप ही सोचो कि वो 5 दिन तुम्हारे घर का गंदगी नहीं लेके जाएगा, तो आप गंदगी में नहीं रह पाओगे। तो फिर कौन पढ़ा? टीचर 5 दिन नहीं पढ़ाएगा तो भी चलेगा, राजा 5 दिन फॉरेन टूर में चला जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन कचरा वाला 5 दिन नहीं आएगा ना, नहीं चलेगा। कभी सोचा इस तरह से सोचना? तो हर किसी का इंपॉर्टेंस है, और ये शूद्र जाति पूरा समाज का चक्का है सर, चक्का। ये नहीं चलेगा तो पूरा समाज चुप चुप हो जाएगा, जो जॉब करते हैं, सिंपल बात है। सैलरीड पर्सन मैंने शूद्र, एज पर संस्कृत वर्ड, उसको लोगों के मकान में भर भर के शूद्र मैंने नीचा, शूद्र मैंने नीचा कर करके भेदभाव क्रिएट कर दिया। और आदिवासी या ट्राइबल्स कौन होते हैं?
जो समाज में वो लोग नहीं रहते, वो समाज के बाहर रहते, जंगल में रहते। दे आर प्रोटेक्टर ऑफ नेचर। ये लोग नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे देखना, महातो बोल के एक जाति होते हैं, आपको हर भारत में बहुत जगह में मिलेगा महातो, मांडी, हेमराम, ऐसे टिपिकल काइंड ऑफ आदिवासी टाइटल मिलेगा। ये आदिवासी लोग कौन है? ये आदिवासी लोग ट्राइबल्स ग्रुप है। इनका समाज में बहुत बड़ा रोल है सर। हर समाज के चारों तरफ जंगल होते हैं, नदी होते हैं, पहाड़ होते हैं, झरना होते हैं। अगर वो बेकार हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम है आदिवासी का, और वो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं, आज भी रहते हैं। उड़ीसा में, आसाम में, बंगाल में आप देखो, मिलेगा आपको। सो व्हाट इज द पॉइंट? तो 4 वर्ण हो गया, ठीक है, और 5वां हो गया ट्राइबल या आदिवासी, जो समाज के बाहर रह के समाज के अंग है। और पंचायत जब बैठता था ना समाज के लिए, तो आदिवासी उसके बाहर नहीं होते थे। वो 4 वर्ण के भी अंदर नहीं है, लेकिन उनका उतना ही इंपॉर्टेंस है। जैसे आज हमारे देश में प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ट्राइबल ग्रुप से है ना सर, समझ रहे हो? तो क्या दिक्कत है? ये तो भारत का प्राचीन सभ्यता का ही अंग हो गया। तब भी ट्राइबल का सम्मान था, आज भी ट्राइबल का सम्मान है, जो इतना दिन बाद मिला है। इतना दिन बाद मिला है। मैं किसी गवर्नमेंट का फेवरेटिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट लास्ट 70 साल में, लास्ट 75 साल में कभी भी किसी आदिवासी को इस लेवल पर पहुंचते हुए हम लोग नहीं देखे। तो आदिवासी भी देश का एक अभिन्न अंग है, उनका भी लोग ऊंचा हो सकता है। अगर उस लेवल का सोच रखते हैं तो क्यों नहीं रहेगा? आज जाके वो सम्मान मिल रहा है, आदिवासी भी अपने आप को वो गर्व महसूस करे कि हम भी देश का हिस्सा। तो ये इसको बोलते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट रनिंग, सबको लेके चलना, जिस तरह से पंचायत सिस्टम चलता था पुराने जमाने में। इसलिए पंचायत सिस्टम आज भी है। लेकिन आप लोगों को मैं जानकारी इसलिए दिया, ये शायद कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्स नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर क्या है ना, हिंदू मुस्लिम चक्कर हो जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि पंचायत क्यों है, संस्कृत वर्ड है, और पंचायत के नाम मतलब क्या है मैं आपको बताया। अब आप लोग चाहो तो इसके बारे में और रिसर्च सर्वे कर सकते हो, वो आप लोग के ऊपर है। लेकिन सर इसके बारे में आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक कहा गया। फिर आता है सर म्यूनिसिपलिटी। म्यूनिसिपलिटी माने शहर को, जैसे ये म्यूनिसिपल एरिया है ना, विधाननगर म्यूनिसिपल में ये वाला एरिया आता है। तो इसके बारे में नॉट जस्ट ये म्यूनिसिपलिटी, भारत के हर कोने कोने में शहर है, जहां शहर होगा वहां म्यूनिसिपलिटी होगा। तो म्यूनिसिपलिटी कैसे चलेगा, म्यूनिसिपलिटी का पावर क्या होगा, म्यूनिसिपलिटी का ओनरशिप क्या रहेगा, म्यूनिसिपलिटी कर क्या रहेगा, म्यूनिसिपलिटी अपने सिटीजन को क्या सर्विस देगा, उसके बारे में 243 ZH सबसेक्शन, सॉरी 243 P सबसेक्शन P एंड 243 ZG के अंदर बोला गया है। ये सब आर्टिकल, सेक्शन, सबसेक्शन इसी तरह से बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी माने किसी भी संगठन, एक ऐसा संगठन जो, जिसका मेंबरशिप होने पे आप उनका बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कोलकाता में अगर देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत चलते हैं। जैसे कि मानो बिल्डिंग चलता है, मानो एक बिल्डिंग सोसाइटी है, बिल्डिंग सोसाइटी में ना एक कोऑपरेटिव बनाया गया, तो उस कोऑपरेटिव का मेंबर जो बनेगा, उसी को उस वहां पर रहने का जगह मिलेगा। मेंबर बनने के लिए एक पेमेंट करना, और फिर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग बने। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, एक जैसे होता है ना आजकल, क्या बोलेंगे उसको, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं होता, सोसाइटी बना के लोग नहीं रहते, एक एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा घर, जैसे न्यू टाउन में भरा पड़ा है। तो वो हर केस में कोऑपरेटिव सिस्टम चलता है कि जो कोई भी इस सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है, उसके हिसाब से एज पर देयर प्रोपोर्शनेट परसेंटेज उनको बेनिफिट मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिल्डिंग चलता है, यानी इस तरह का अपार्टमेंट सिस्टम चलता है। कोऑपरेटिव सिस्टम से बिजनेस भी चल सकता है। बिजनेस इन द सेंस, एक नाम बहुत याद आएगा सर, अमूल। ये जो हम लोग अमूल दूध पीते हैं ना, ये कोई कंपनी नहीं है। लोगों को जान के हैरान, मैंने वो हैरान हो जाएगा कि इतना बड़ा कंपनी है, लोग तो कंपनी बोलेगा ना, लेकिन सर इसका जो ओरिजिनल नेचर है वो कंपनी नहीं है। अमूल लिमिटेड बोल के कहीं नहीं दिखेगा आपको, इसका शेयर मार्केट में शेयर भी नहीं है। इवन मदर डेयरी भी, जो बंगाल का है, ठीक है, मदर डेयरी भी कोई कंपनी नहीं है। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सर कैसे होता है इसका कोऑपरेटिव का सिस्टम? जिसके पास जितना गाय है, जिसके पास जितना भैंस है, जो कोऑपरेटिव को जितना दूध दे सकता है, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली इनका प्रॉफिट शेयरिंग होता है। मानो हम लोग एक सोसाइटी बना, उसमें सब इक्वल ओनरशिप होता है, यानी प्रोपोर्शनेटली। मानो हम लोग, जैसे अमूल जब बना था, तो उसका सिस्टम यही बना था कि तुम्हारे पास गाय कितना है, गाय मैंने काऊ, ठीक है,
या भैंस कितना यानी बफेलो, उसमें दूध कितना देता है, तो जितना दूध तुम सोसाइटी को दे सकते हो उसके बदले तुमको पैसा मिलेगा। अच्छा, दूध केजी के हिसाब से नहीं, दूध के फैट के हिसाब से होता है। फैट समझते हो, जिसका दूध का क्वालिटी जितना अच्छा उसको उतना दाम मिलेगा। जिन्होंने अमूल बनाया था, क्यूरियन बोल के, डॉक्टर क्यूरियन, गाय भैंस का डॉक्टर था, गुजरात में, काम करने के लिए भेजा था बॉम्बे से कि जाओ काम करो गांव में जाके। तो गांव में जाके देखता है गांव का महाजन सबका दूध लेता है और बदले में शहर में बेचता है, लेकिन पैसा नहीं देता। तो क्यूरन बोला कि आप लोग ऐसे केजी के हिसाब से दूध मत दो। किस तरह से दूध देना चाहिए? दूध का क्वालिटी डिपेंड करता है उसके फैट से, क्योंकि जिस दूध में फैट ज्यादा होगा उस दूध का मल्टीपल यूज होगा। उस दूध का मल्टीपल यूज होगा मतलब उस दूध से अच्छा क्वालिटी का खीर बनेगा, अच्छा क्वालिटी का दही बनेगा, अच्छा क्वालिटी का पनीर बनेगा। अगर फैट कम होगा तो वो क्वालिटी नहीं कर सकता। अब इसके लिए गाय को क्या खिलाना चाहिए वो भी डॉक्टर को पता है, तो डॉक्टर जाके बोला कि आप ये सब खिलाओ, ज्यादा घास मत दो, घास देने से दूध पतला हो जाएगा, दूध में बैक्टीरिया आ सकता है। तो किस तरह से घास कब कब खिलाना चाहिए? खड़ होता है ना सर, जो धान का जो सूखा पार्ट, उसको खड़ बोलते हैं हम लोग बंगाली में, तो किसी किसी में बिचाले भी बोलते हैं, कोई कोई, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली। भूसा, भूसा तो सूखा पार्ट को बोलता है। जो धान होता है ना सर, धान उगने के बाद, मतलब धान निकलने के बाद उसका जो सूखा पार्ट होता है, उसका पेड़ का जो सूखा पार्ट होता है सूख जाता है, उसको बंगाली में बोलते हैं खड़। ठीक है, वही दूध को गोरू को खिलाया जाता है। उसके साथ और भी आज के डेट में तो बहुत कुछ आ गया। तो फिर डॉक्टर ने सिखाया कि भाई क्या खिलाने से गाय का दूध का क्वालिटी सही रहेगा। फिर जितना गाय लेके तुम जाओगे और जितना दूध तुम सोसाइटी को दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट तुमको अपना प्रोपोर्शनेट ओनरशिप मिलेगा। सब कोई ओनर है, कोऑपरेटिव में कोई एक ओनर नहीं है। ये अमूल किसी का बाप का नहीं है, ये अमूल सबका है। समझ रहे सर? जैसे नॉर्मली कंपनी हो सकते है किसी किसी ना किसी का बाप का है, जैसे अदानी जो चलता है, अदानी किसी ना किसी का बाप का है, अंबानी का भी, ऐसे बोल सकते हैं आप, बट अमूल इज नॉट लाइक दैट। ये कोऑपरेटिव सिस्टम से चलता है। एक मूवी बताता हूँ, देखना कभी जिंदगी में अगर मौका मिले तो। मौका तो मिलेगा बट देखोगे कि नहीं, बोरिंग है थोड़ा सा, क्योंकि शिक्षा मैंने एडुकेशन लेने वाला मूवी है, बट काफी अच्छा है, पुराना मूवी है। नाम है मंथन, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है। उसमें पूरा अमूल का कहानी दिखाया गया है, कैसे अमूल बना है। देखोगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा कि कोऑपरेटिव बनता क्या है। देखो सर, मैं बोलते बोलते बहुत कुछ बोल देता हूँ, बाकी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि उस बात को कैसे कैच कर रहे हो। ठीक है, ये सब रैंडमली दिमाग में आता है, रैंडमली बोलता रहता हूँ। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, अभी मैं आपको बता रहा था, द्रौपदी मुर्मू के बारे में अभी बता रहे थे, है ना? तो द्रौपदी मैम अभी भारत का प्रेसिडेंट है, और वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया में रहते हैं। जैसे हमारे देश में शेड्यूल कास्ट है, ट्राइबल लोग हैं, है ना? तो उनके बारे में आर्टिकल 244 से 244A में बोला है। तो अगर आपको ट्राइबल्स के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में जानना है, महातो संप्रदाय जो होता है ना, वो शेड्यूल नहीं, वो अभी उन लोगों को ओबीसी कर दिया गया। अब वो लोग चिल्ला रहा है, जो महातो बोल के कास्ट होता है सर, असम में भी है, बंगाल में तो बहुत है, झारखंड में तो सबसे ज्यादा है महातो। कहीं कहीं जगह में वो लोग महतो महतो करते रहते हैं, बट बेसिकली दे आर शेड्यूल कास्ट। बट अभी उनका ओबीसी हो गया है, 1930 में उनको ओबीसी कर दिया गया। ये लोग आदिवासी की तरह ही है, पर थोड़ा सा, क्या बोलेंगे सर, माने आदिवासी अभी भी जंगल में रहते हैं, बट वहां तो लोग और जंगल में नहीं रहते, ये जंगल के थोड़ा बाहर रहते हैं। तो इनके अंदर एडुकेशन आ गया, ये हमारी तरह ही हो गया सर। तो गवर्नमेंट का मानना है नहीं तुमको और शेड्यूल कास्ट में नहीं रखेंगे, लेकिन ये बोल रहे नहीं, हमारा कल्चर उनका कल्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमको शेड्यूल कास्ट करो। और शेड्यूल कास्ट क्यों करो? क्योंकि गवर्नमेंट में अभी भी शेड्यूल कास्ट के लिए जॉब का फैसिलिटी है ना। तो महातो लोग पूरा ऑल इंडिया बेसिस में जितना महातो रहते हैं सब बोल रहे हैं कि हमें शेड्यूल कास्ट करो, क्योंकि ओबीसी में जॉब का उतना वैकेंसी नहीं है, शेड्यूल कास्ट में ज्यादा है। और 1930 के आसपास में कॉन्स्टिट्यूशन ने महातो संप्रदाय को शेड्यूल कास्ट से ओबीसी बना दिया था। ये मेरा घर जिधर है, नेटिव जिधर है, खड़गपुर के पीछे, ठीक है, टाटा के झाड़ग्राम बोल के एक टाउन है, वहां पर बहुत महातो लोग रहते हैं। वो लोग इतना ज्यादा अभी शोर मचा रहा है, बीच में तो ट्रेन बंद कर दिया, पूरा बॉम्बे लाइन को बंद कर दिया था लगातार 3 दिन 4 दिन। रिसेंटली पुलिस उठा के लेके गया कुछ लोगों को, तो अभी चुप है।
इवन ट्रेन, एक बार तो ऐसा हुआ था जब पूरा भारत से अलग अलग दिशा से ट्रेन को बुकिंग करके दिल्ली में जाके धरना दिया था। मतलब बेसिकली अपना नारा लगा रहा है, मतलब विरोधिता कर रहा है कि हमें फिर से ओबीसी से सुप्रीम बने, शेड्यूल कास्ट। लेकिन जो भी है, अब संविधान में बदलाव हो गया। अब अगर इसको चेंज करना है तो संविधान बदलना पड़ेगा। जब भी कोई मुद्दा होता है ना, मुद्दा को जानो कि भाई क्यों ट्रेन को रोका। ट्रेन को नॉर्मल लोग नहीं रोक सकता। पूरा बिहार, झारखंड, बिहार में तो बहुत है महत्व लोग। अभी समझ में नहीं आएगा बिहार में, झारखंड एक्चुअली, स्पेशली बिहार और झारखंड का जो एरिया सटा हुआ है ना, वहां पर आपको बहुत महत्व मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सुना कि नीतीश कुमार जी जो है ना, वो भी महातो संप्रदाय से बिलोंग करता है। मैं सुना हूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने सुना। एक्चुअली बिहार में क्या है ना, टाइटल यूज करने का उतना प्रैक्टिस नहीं है। ज्यादातर कुमारी या कुमार लिख के ही हो जाता है, टाइटल उतना सरनेम उतना लिखता नहीं है बिहार, है ना सर। इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन मैं सुना कि वो भी महातो संप्रदाय से ही है, मैं सुना हूँ। एग्जैक्टली अभी इसका डिटेल तो पता नहीं सर, बट आप लोग अगर खोज लगाओगे तो पता लग जाएगा। कोशिश करने से हर चीज मिल जाता है। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? तो पॉइंट इज दैट सर, ये हर चीज के बारे में जानना चाहिए। तो अगर कोई नारा क्यों लगा रहा है, कहीं पर धरना में क्यों बैठ गया, पता करो क्या रीजन है। और उसको आपको एक चीज में बता रहा हूँ, जहां पर जो भी झगड़ा झाटी जहां जो भी होगा ना, वो अगर असंवैधानिक होगा, मतलब अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई राइट नहीं है, तब आप समझ लेना कि ये हो नहीं सकता। जहां पर बहुत लोग इकट्ठा होके कुछ कर रहे हैं ना, तो जरूर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ मैटर है। नहीं तो पुलिस कभी परमिशन नहीं देगी। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में दायरे के अंदर रह के कर रहा है तो पुलिस परमिशन देने में बात है। लेकिन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो पुलिस उन पे लाठी चार्ज करेगा, उनको वहां से भगाएगा। करने ही नहीं देगा, परमिशन ही नहीं देगा, जेल में डाल देगा। इसलिए कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह का एजिटेशन हो, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट हो, मार्च हो, पता करो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और फिर उसका रीजन ढूंढो और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कनेक्ट हो जाए। देखना आपका नॉलेज किस लेवल में बढ़ेगा। मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोग खुद ही खुद का डेवलपमेंट कर लो। जैसे रिसेंटली कोलकाता में कुछ जॉब के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है ना, वेस्ट बंगाल का अवस्था खराब है बहुत दिनों से। सीपीएम खराब करके गया था, ये लोग लास्ट को कवर दे रहा है। ठीक है। तो अभी कुछ लेडीज, स्पेशली गर्ल्स, अपना पूरा सर का लेडीज अपना बाल पूरा मुंडवा के प्रोटेस्ट किया है। और क्या कर सकते हैं, पूरा एकदम मुंडन कर लिया। 4 या 5 लेडीज प्रोटेस्ट किया कि कब मिलेगा हमें नौकरी। तो ये कर सकता है, शांति है इसमें, अपना ही लॉस है, किसी और को तो कुछ नहीं कर रहे। तुम ये जो पीस प्रोटेस्ट है आप कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। बट आप प्रायर परमिशन चाहिए, कहाँ करोगे, कैसे करोगे, पुलिस को बताओ, कितना लोग जाएगा, सब कुछ बताना पड़ता है। हाँ, बिना परमिशन का नहीं कर सकते। अगर किसी भी चीज पे बिना पुलिस परमिशन का करोगे, पुलिस आएगा, चुपचाप उठा के जेल में डालेगा। फिर बेल कराने के लिए लोग आएगा, पैसा देगा, फिर बेल। ऑब्वियसली, नहीं तो पुलिस उनको उठा के लेके जाएगा। और अगर बहुत बड़ा कुछ करेगा ना, सपोज ऐसा कुछ कर लिया जो एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, फिर पेनल कोड लग जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में तुमको शायद जेल से बाहर आने का ही मौका नहीं मिले। समझ में आ रहा है सर? जानो जानो, हर चीज के बारे में जानो, तो जानोगे ना तो पता चलेगा। इसलिए संविधान को जितना, मतलब ये बहुत बड़ा चीज है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि 3 क्लास में कंप्लीट करूंगा, शायद 30 क्लास भी कम पड़ जाए संविधान बताते। यानी इतना गहरा चीज है ये, क्योंकि इसी से देश चलता है सर। आप लोगों को तो बस टच एंड गो पढ़ाया जाता है कि एग्जाम में क्या आएगा। लेकिन एटलीस्ट सब आर्टिकल के बारे में नॉलेज रखो कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के बारे में बात करता है ना। ये देखो, रिलेशन बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का रिश्ता नाता क्या होगा, वो डिपेंड करता है 245 से 263 के अंदर। पार्ट 12 कहता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। आर्टिकल 264 से 300 है। ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया, देश के अंदर बिजनेस करने के बारे में संविधान क्या राइट देता है पब्लिक को, 301 से 307 के बीच में बोला है। ऐसे लोगों के मन में सवाल है ना कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं, क्या हम ये ट्रेड कर सकते हैं? अरे भाई, तुम क्या ट्रेड कर सकते हो और क्या ट्रेड नहीं कर सकते, उसके बारे में संविधान ने 301 और 307 आर्टिकल के अंदर बोला है, पढ़ लो जाके। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, क्या सर्विस दे दिया जा सकता है यूनियन एंड स्टेट के बीच में, 308 323 के बीच में बोला है। ट्राइब्यूनल, कोर्ट,
ये जो हमारे देश का जो ट्राइब्यूनल है, कोर्ट सिस्टम है ना, विचार जहां मिलता है, वो विचार व्यवस्था के बारे में ठीक 323 ए, 323 ए से लेके 323 बी में बोला है। जैसे देश में सत्ता बदलता है, इलेक्शन होता है ना। अभी जैसे रिसेंटली इलेक्शन हुआ, बीजेपी 3 स्टेट में जीता, एक दो स्टेट में हार गया, एक स्टेट में हारा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हार गया, ठीक है, कुछ सीटें बढ़ा उसका पहले से। तो इस तरह से भी बंगाल में भी आएगा कुछ दिन बाद, फिर मोदी का निर्वाचन होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर का, कि मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये एक होता है सर प्रधानमंत्री इलेक्शन करने वाला, कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उसका एक इलेक्शन होता है। एक होता है मुख्यमंत्री माने चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के लिए एक होता है, और एक होता है पंचायत का वोट होता है पंचायत एरिया में, और म्यूनिसिपैलिटी का वोट होता है म्यूनिसिपल एरिया। सब स्टेट का वोट हो। हाँ, ऐसा नहीं है, सीट होता है टोटल 540 के आसपास सीट है। तो मेजोरिटी सीट अगर जीतता है, मेजोरिटी सीट जीतेगा तो मिलेगा। आगे आगे बताएंगे सर, वही संविधान बताता है। रुक जाओ, कितना सीट है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेंबर ऑफ माने कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पार्टी से आ रहा है, एमपी होता है ना सर, एमपी। तो अगर मेजोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी पार्टी से आएगा, जैसे अभी बीजेपी का मेजोरिटी है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है, लेकिन तो अगर बीजेपी का मेजोरिटी आ जाएगा, मेजोरिटी पार्टी में लोग अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके बीजेपी के लिए जाता है, बीजेपी के कैंडिडेट बनके, तो ऑटोमेटिकली मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जो इतना दिन से 2014 से मेजोरिटी है लोकसभा में। तो इस बार भी अगर मेजोरिटी होगा तो इस बार भी बनेगा, अगर मेजोरिटी नहीं होगा तो भी बन सकता है, लेकिन इन दैट केस किसी दूसरे पार्टी का सपोर्ट चाहिए। हाँ, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले पार्टी है, छोटा छोटा कुछ पार्टी है। जैसे बिहार में सपोर्ट करता था नीतीश कुमार इतना दिन तक, अभी सपोर्ट हटा दिया। अब तो एक, अब ये जो दूसरा गवर्नमेंट है वो मिली जुली, कांग्रेस अकेला तो दम बहुत खराब हो गया अभी कांग्रेस का। तो कांग्रेस अभी क्या कर रहा है, बाकी पार्टीज के साथ मिलके एक इंडिया बोल के एक संगठन बनाया, INDIA बोल के, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, INDIA बोल के। अब उनका संगठन अगर पावर में आता है तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इस पे डिपेंड करते हैं कि उनके बीच में क्या चलेगा। तो अगर वो मेजोरिटी में वोट लाए तो फिर उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा। समझ में आ रहा है सर, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा देखो। तो इलेक्शंस में देश का भविष्य निर्भर करता है कि देश आगे जाके कहाँ जाएगा, क्या करेगा। देश का पार्टी चेंज करना चाहिए। जैसे मैं वेस्ट बंगाल में, हमारे देश वेस्ट बंगाल का राजनीति का उनसे बहुत खराब है, बड़ा खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बदलाव होता ही नहीं है ठीक ठाक से। 34 साल CPM अकेला राज किया, अभी ममता दीदी का 15 साल होने जा रहा है। अब मैं जब बोलता हूँ कि चेंज करो ना, जो अच्छा बीजेपी को एक मौका दे दो ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्टली बोलता हूँ लोगों को, चाहे लोगों को लगे कि सर बीजेपी सपोर्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन मैं बताता हूँ बदलाव ना, तो फिर लोग क्या बोलते हैं, नहीं सर मैं टिपिकल बंगालीज का बात कर रहा हूँ, रिक्शा वाला से बात करता हूँ, ऑटो वाला से बात करता हूँ, सब्जी वाले से बात करता हूँ, अरे की হবে जे जाए लंका है सही है रावण। मतलब मैं समझाता हूँ, मैंने सब चोर है, रावण जैसे लूटता था ना सब कुछ, तो बोलते हैं जे जाए लंका है सही है रावण। मैंने यहाँ का लोकल बातें हैं, बात को समझो, मतलब जो लंका में जाएगा वो रावण ही बनेगा, और रावण बनेगा मैंने सब लूट पाट के खाएगा। तो बीजेपी को भी लाएंगे तो वो भी रावण बनेगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि लोगों का परसेप्शन ऐसा ही क्यों है। ये एक अपने स्टेट को लंका ही क्यों समझ रहा है, रावण का लंका क्यों समझ रहा है। ये राम का अयोध्या भी तो समझ सकता है, कि जो जाएगा अयोध्या में वो बनेगा राम, ऐसा भी तो सोच सकता है। सोच में ही तो खोट है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये वेस्ट बंगाल को इक्विवेलेंट टू लंका मान रहा है, रावण का लंका, जो अपने ही भाई को मार के सब कुछ लूटा था, कुबेर को मार के। कुबेर उसका दादा था, बड़ा भाई था। तो ये मानता है कि ये रावण का जगह है। मैंने मानता है, मैंने क्या, मैंने भूसा भर गया। अरे भाई तुम इसको अयोध्या मानो तो फिर राम बसेगा, लेकिन तुम मानते ही नहीं तो फिर राम कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं। मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे समझाता तो नहीं समझा सकता, थोड़ा बहुत पिन करता हूँ कि वो चेंज करके तो देखो, रावण को भी तो मरना पड़ा है, तो रावण को हटाओ ना। सिंपल है, नहीं तो स्टेट का ग्रोथ खराब हो जाएगा। इलेक्शंस क्यों दिया है सरकार ने, वोट करो, चेंज करो, ग्रोथ करो। राजस्थान इतना इलिटरेट स्टेट है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल। आपको पता है रिसेंटली कोलकाता इंडिया का सेफेस्ट सिटी बना है, क्यों?
क्यों सेफेस्ट सिटी बना है? क्योंकि अभी भी कोलकाता वो ग्लोरी है। कोलकाता में बच्चा लोग पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के पीछे इनका हमेशा एक जज्बात बना रहता है। यहाँ पर लोग ना फालतू खर्चा नहीं करता। फालतू खर्चा मैंने, आप इसको कंजूस बोल सकते हो, बट ये दिखावा वाला खर्चा नहीं करता। मैंने कॉमन बंगाली कल्चर में दिखावा नहीं है कि हमें घर के सामने गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा, हमें बहुत सुंदर सा एक घर बना कर लोगों को दिखाना है। ये एटीट्यूड नॉर्मल बंगाली कल्चर में नहीं, नॉर्मल बंगाली कल्चर में नहीं। हाँ, आजकल थोड़ा बहुत हो गया वो अलग बात है, थोड़ा बहुत का बात नहीं कर रहा हूँ। शो ऑफ करके कपड़ा पहनना है लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, ये कॉमन बंगाली कल्चर में है। लेकिन तुम नॉर्थ इंडिया चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में शो ऑफ कल्चर बहुत है। नॉर्थ इंडिया शादी देखने से ही पता लगेगा। अगर मतलब 1 लाख का घाघरा नहीं आएगा, 1 लाख का ब्लेजर नहीं आएगा तो फिर शादी नहीं होगा। बट बंगाली में शादी में ऐसा नहीं होता। यहाँ का लोग सिंपल लिविंग बिलीव करते हैं, यहाँ का रूट कल्चर है। कल थोड़ा बहुत मिक्सड अप होने के कारण थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं ये भी हम लोग भी करें, हम लोग भी दिखाए, लेकिन सर ये यहाँ का नॉर्मल कल्चर नहीं है। तो अगर तुम शो ऑफ नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे का जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे का जरूरत नहीं है तो फिर क्राइम कहां से करो? बस बंगाली थोड़ा आलसी भी है। दोपहर को खाना खा के अगर थोड़ा सोएगा नहीं तो क्राइम करने जाएगा, नहीं तो क्रिमिनल है, मान ली किसी को टपकना है तो बोलेगा यार तो भी भात खाया है, थोड़ा सोने दे, बाद में मारेगा। तो ये भी कारण है कि यहाँ पर क्राइम कम होता है। सीरियसली अगर तुम दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई के साथ कंपेयर करो तो बंगाल का क्राइम रेट बहुत नीचे है। और सबसे मेन रीजन यहाँ पर बच्चा लोग पढ़ाई करना चाहते हैं। जो एक्चुअली जो रिपोर्ट आया ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस पर बता रहे हैं कि यहाँ बच्चे लोग पढ़ना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्राइम के साथ नहीं जाएगा। और सबसे सेकंड थिंग, नीड कम, जरूरतें कम है। तो जरूरत कम होगा तो फिर किसी को लूटने का, मारने का जरूरत नहीं। समझ रहे हो सर? और एक चीज है बंगाल का लोगों के अंदर, जिसको कुछ चीजें अच्छा, मैं बुराई बहुत करता हूँ बुराई मैं बहुत करता हूँ, लेकिन जो अच्छाई है वो भी मुझे करना चाहिए। कि जो है हमारे बंगाल के अंदर, कि यहाँ पर लोगों के अंदर ना एक चीज है कि ये एक्सेप्ट करता है। मैंने इसके मन में ना एक चीज है, जैसे आजकल क्या हो गया, पैसा थोड़ा कम हो गया ना बंगाल में लोगों के अंदर, तो थोड़ा सा ना जलते हैं किसी का पैसा हो जाए से, वो अलग बात है। लेकिन जात पात नहीं है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। जात पात बहुत कम है, मतलब कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है, इतना मायने नहीं रखता है। हम्म। हाँ, नॉर्थ इंडिया में कॉम्पेरेटिवली है, कॉम्पेरेटिवली है, वहां पर इलिटरेसी भी थोड़ा ज्यादा है ना। पैसा है लोगों के पास पर मूर्खता है। पैसे से तुम कभी भी एजुकेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं ये रीजन बता रहा था कि क्यों वेस्ट बंगाल रिसेंटली, मैंने कोलकाता, तो वेस्ट बंगाल नहीं, कोलकाता इंडिया का सेफेस्ट सिटी बना है, बड़ा शहर है। बड़ा शहर इन द सेंस लाइक बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, जी हाँ, या तीसरा बार जिनका पॉपुलेशन 20 लाख से ज्यादा है, ऐसे शहरों के अंदर कोलकाता सेफेस्ट सिटी तीसरा बार बना है। बात समझ में आ रहा है? यानी इतना बड़ा शहर होने के बाद भी, जब बड़ा शहर में क्या है कि तुमको डिफरेंट काइंड ऑफ लोग यहाँ पर मिलेगा, और जितना डिफरेंट लोग मिलेगा, डिफरेंट कल्चरल लोग मिलेगा, उतना प्रॉब्लम बढ़ता है। लेकिन इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी ये लोग कैसे शांति बना के रख सकते हैं? यानी क्राइम रेट कैसे कम हो सकता है? जहां पर तुम दिल्ली में जाओगे तो तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वहां पर क्राइम रेट कितना हाई है। दिन दहाड़े लूट लेगा तुम, दिन दहाड़े। न्यू दिल्ली स्टेशन के बाहर तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हावड़ा स्टेशन के नीचे आओ, तुमको टैक्सी वाला भी तुमको नहीं लूटेगा। एक आध केस अलग है, नहीं लूटेगा। लेकिन दिल्ली में तुमको बोलेगा, मानो कि स्टेशन से 5 मिनट दूरी में जाना है, तुमसे 500 टका भाड़ा ले लेगा। तुमको कहाँ से घुमाएगा फिर कहाँ जाके अंदर कर देगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। बाद में पता चला भाई स्टेशन के बगल में मैं हूँ और मेरे से 500 टका छीन लिया। तो दिल्ली बहुत खतरनाक है। दिल्ली में खुद लोग बोलते हैं ये दिल्ली है, पर इनके पास दिल नहीं है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कुछ चीजें हैं सर जो हमारे अच्छे हैं, और बस जो नहीं है उसको लेना चाहिए। जो नहीं है, सबसे ज्यादा जो नहीं है मुझे लगता है वो है वर्क कल्चर, काम करने का इच्छा नहीं। ये बंगाल का सबसे, मेरे मेरे को लगता है ये सबसे खराब चीज। और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की कमी है न्यू चीज सीखने के बारे में, ढीठ है थोड़ा सा। वही तो, रिस्क नहीं उठाना चाहते, न्यू चीज सीखने में डर लगता है, ये प्रॉब्लम है।
बाकी देखो जो है उसका जैसे हम लोग प्राउड फील करते हैं, जो नहीं है वो कमी के कारण जो प्रॉब्लम है, अब वो चीज को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे बिहार बहुत मेहनती है कॉम्पिटिटिवली, बिहारी लोग ना, जैसे मैं मेरा जो पहला फार्म था जहाँ पर मैं जॉब करता था, मेरा फार्म बिहारी था। तो वहां पर जब दिवाली वगैरह में कोई साफ सफाई होता था, जो तो जो हेड होते थे ना, सर होते थे, जो बंगाली लोग होते थे उनको बोलते थे तुम लोग ना सिंपल सिंपल काम करो, तुम लोग बंगाली बाबू नहीं कर पाओगे। तो एक बार एक बिहारी लड़का, तो साफ सफाई चल रहा है ऑफिस में, तो एक होता है ना, दिवाली है साफ सफाई करते हैं, तो एक बिहारी लड़का ऐसे एक चेयर था उसको उठा नहीं पा रहा है। तो सर भी बिहारी है, तो सर उसको बता रहे हैं, क्या तुम्हारे अंदर बंगाली का रंग चढ़ गया क्या, तुम भी बंगाली बाबू बन गए क्या। तो मेरे को बहुत हंसी आया। आई बोली देखो भी तुम लोग मेहनती हो, काम करो, हम लोग को तो सर हल्का हल्का ही काम देता है। तो ये एक नेचर है हर किसी का, ठीक है, समझ रहे हो सर। तो ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, समझ में आ रहा है सर। तो इलेक्शंस हो गया, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है, कुछ अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग प्रोविजन है, लाइक 330 से लेके 342 में बोला है। लैंग्वेज पार्ट, ये पार्ट को भी याद रखना सर, लिख लिख के इसको कॉपी में भर लेना। हाँ, कोई उपाय नहीं है, कौन से पार्ट में क्या बोला है, यू हैव टू नो। अरे सर इंटरेस्टिंग नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, कॉपी बनाओ खुद का, क्या करते हो। भारत में कौन सा लैंग्वेज संविधान स्वीकृति देगा, किसको स्वीकृति नहीं देगा, वो भी संविधान में बोला है, आर्टिकल 343 से लेके 351। कोई बोलेगा जैसे रिसेंटली ऐसा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में। जैसे ये जो मैं आपको महातो कास्ट के लिए बोल रहे हैं ना, इनका भी एक लैंग्वेज है और इनका भी एक रिलीजियन। तो इनका रिलीजियन का इतना भी ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं है, सारना रिलीजन बोलते हैं। ये जंगल पेड़ पौधा इस सब चीजों का पूजा करते हैं। और इनका भी एक भाषा है, ठीक है, जिसको महातो लैंग्वेज, जिसका एक नाम है मैं भूल रहा हूँ। तो आदिवासी लोगों का है, ट्राइबल लोगों का जो है ना, संताली लैंग्वेज है ना सर, सांताल बोलते हैं। संताली लैंग्वेज को संविधान मान्यता दे दिया है, ठीक है, लेकिन ये जो महातो लोगों का लैंग्वेज है उनको मान्यता नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि ये लोग ज्यादातर केस में जो स्टेट में रहते हैं उसका लोकल लैंग्वेज के साथ अडेप्ट हो चुका है। लेकिन आजकल इनके अंदर क्या चल गया, ये लोग बोल रहे नहीं, हमारा जो प्राचीन रिलीजन है उनको संविधान में मान्यता देना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसे ही इतना डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी मुश्किल हो जाएगा। तो पार्लियामेंट जल्द कोशिश कर रहा है कि ये सब और ना बढ़े, ठीक है। लेकिन ट्राइबल का संख्या कम है, फिर भी ट्राइबल को बेनिफिट, लेकिन महातो का संख्या ज्यादा है, फिर महातो को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो महातो लोग थोड़ा नाखुश है। समझ रहे हो सर, तो मुद्दा है, देश को समझना है। संविधान जानोगे तो पता करोगे क्या कर रहे हैं। कि रिसेंटली साइकिल करके आया था सर पूरा, तो हमारे पार्लियामेंट में, ये वेस्ट बंगाल के राइटर्स बिल्डिंग में, अलग अलग जगह से बंगाल के जितना महातो लोग हैं, उनका जो पीला कलर का एक धोती होता है, वो पहन के साइकिल लेके सब आया, प्रोटेस्ट मार्च है। The language, miscellaneous provisions 361 से लेके 367, टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस 369 टू 392। एंड और एक चीज बोला है सर, शॉर्ट टाइटेड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। हिंदी को ज्यादा, ऐसे हमारे देश में ना नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज एक्चुअली, बट हिंदी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जैसे कि देखो संविधान में शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट के हिसाब से हिंदी को रखा गया है 393 से 395। अम्बेडकर नहीं रखा था उस टाइम से। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में बात करने का लोगों का संख्या देश में ज्यादा है, और क्योंकि अच्छा एक कॉमन लैंग्वेज होने से बेहतर होता है कि जिस लैंग्वेज से पूरा भारत को कनेक्ट किया जाए। दक्षिण भारत सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है, दक्षिण भारत हिंदी को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। दक्षिण इज द ओनली प्रॉब्लम, स्पेशली तमिल एंड मलयालम पीपल, माने केरल एंड तमिल स्पेशली, वो लोग हिंदी को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते। और वही चक्कर हो रहा है उनका, क्या मतलब एक्चुअली करंट गवर्नमेंट चाहता है कि हिंदी को थोड़ा सा बढ़ावा दो, तमिल में भी केरला में भी हिंदी पढ़ाया जाए। बंगाल फिर भी थोड़ा बहुत ओके है, नो इशू, ओके है, नहीं कभी कभी बोलता है कि नहीं हम लोग हिंदी नहीं बोलेंगे, लेकिन उतना भी नहीं। बंगाल इज ओके विद इट, बंगाल या फिर आसाम में भी देख लो, वो भी ओके विद इट, नो प्रॉब्लम, अडेप्टिव है। लेकिन साउथ इंडिया अडेप्टिव नहीं हिंदी को लेकर, इसलिए क्या उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज कनेक्शन नहीं बन रहा है।
वो लोग अपने तमिलियन भाषा में बात करता है। हाँ, इंग्लिश या तो इंग्लिश बोलेंगे या तो अपना लैंग्वेज में बात। तेलुगु लोग तेलुगु बोलता है, तेलुगु फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता है, मैं तेलंगाना के लोग, लेकिन तमिलियन तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। कर्नाटका के लोग, वहां पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कन्नड़ और इसको लेके। फिर भी कर्नाटका में तभी बीजेपी जीता था लास्ट बार, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत हिंदी बेल्ट के साथ कनेक्टेड है, विशेष स्पेशली केरल एंड तमिल। ये लोग तो बिल्कुल हिंदी को मान्यता नहीं देना चाहते, लेकिन संविधान में बोला है कि हिंदी को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए ताकि ऑल ओवर इंडिया कनेक्शन, और कुछ, पूरा भारत को कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज। प्रधानमंत्री थोड़ी ना हर भाषा से बात कर पाएगा सबसे, तो प्रधानमंत्री एक ऐसा भाषा से बात करे जिससे पूरा भारत को समझ में आ जाए। इवन नॉर्थ ईस्ट भी हिंदी को बढ़ावा दिया है, इवन मणिपुर, वहां का तो लैंग्वेज अलग है, मिजोरम का लैंग्वेज अलग है, तो वो लोग भी हिंदी को कर रहा है। अरुणाचल में हिंदी बहुत अच्छा है सर, दे आर वेरी गुड इन हिंदी। वो लोग लोकल लैंग्वेज से ज्यादा हिंदी को प्रेफर करते हैं। मैं तो सोचा था कि उनका लैंग्वेज अलग होगा, पर वो लोग बोलते नहीं हमारा लैंग्वेज है बट वी लव हिंदी। अरुणाचल में हिंदी का बहुत पॉपुलैरिटी है ना सर, उसको पता है क्योंकि इसका अरुणाचल बॉर्डर में घर। तो अरुणाचल में लोग बहुत हजारों लोग हिंदी में पढ़ाई करते हैं, मतलब पीएचडी करते हैं हिंदी को लेके, हिंदी ऑनर्स, हिंदी पीएचडी। अरुणाचल प्रदेश में बहुत उसका पॉपुलैरिटी है। और इसलिए देखो ना, नॉर्थ ईस्ट अभी धीरे धीरे कितना पूरा भारत में किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जहां जा रहा है कुछ ना कुछ कर रहा है। इवन एक्टर एक्ट्रेस भी बन रहा है नॉर्थ ईस्ट से, देखा नहीं आजकल काफी उनका बढ़ावा है, क्योंकि वो लोग भी अडॉप्ट किया है ना, तो पूरे भारत के साथ एक मैचिंग करने की सुविधा हो रहा है ना। नहीं तो आप कम्युनिकेट कैसे नहीं कर पाओगे, तो फिर मैच कैसे कर, समझ में आ रहा है। शेड्यूल्स के बारे में देखो क्या बोला है। शेड्यूल माने, schedules are released in the constitutions which categorize and tabulate bureaucratic activity and government policy। मैंने गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको शेड्यूल में कैटेगराइज किया गया, जिसमें भी आर्टिकल 1 से 4। रेशमी একটু বসো, আমার ক্লাসটা হয়ে যায়, পেছনে একটু বসে যাও, ক্লাসের পর আমি list India's states and territories, changes in their borders and laws used to make that change। मैंने देश का स्टेट क्या होगा, उसका टेरिटरी क्या होगा, बॉर्डर क्या होगा, उसका नियम क्या होगा, है ना, उसके बारे में आर्टिकल 1 से 4 के बीच में बोला है, और फर्स्ट शेड्यूल में बोला है। शेड्यूल का नॉर्मल मतलब होता है सर, बंगाली में लोग बोलते हैं तालिका, बोलते हैं लिस्ट, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं शेड्यूल, समझ रहे सर, और कुछ नहीं। फिर आर्टिकल 1 से 4 के बीच में इंडिया का स्टेट, उसका टेरिटरी, उसका बॉर्डर का चेंजेस, ठीक है। सेकंड में देखो लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, जैसे हमारे देश में जो लोग काम करते हैं ऑफिशियल, सरकारी ऑफिस ऑफिस ना, उनका सैलरी क्या होगा, जज जज का सैलरी क्या होगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो गवर्नमेंट का ऑडिटर होता है ना, सीएजी, सीएजी कैग बोलते हैं सर, गवर्नमेंट ऑडिटर का क्या सैलरी होगा, बेसिकली ये गवर्नमेंट अकाउंटेंट होता है, सरकारी कंपनी का ऑडिट करता है। आप लोग जैसे सीए सीए में जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये लोग आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, उसको क्रैक कर सकते हो। और सीएमए स्टूडेंट्स का ज्यादा बढ़ावा है इधर, क्योंकि यही लोग आगे जाके अगर सरकारी एग्जाम देना चाहता है, पहले बन जाओ सीएमए कुछ भी बन जाओ एक, उसके बाद सरकारी एग्जाम का फॉर्म निकले तो भर दो। तो जब इंटरव्यू होगा, पास करना है, प्राइमरी लेवल जो है वो पास करना है, लेकिन बाकी लोगों से आप लोगों को ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक प्रोफेशनल नॉलेज लेके आए हो सर, तो सरकार, हाँ हाँ, सीए में तीनों जा सकता है, हाँ सीए का थोड़ा सा ज्यादा बोलबाला रहेगा, बट इनमें से कोई भी जाए तो गवर्नमेंट उनको प्रेफर करता है, बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। मैंने ये बेसिकली पावरफुल अथॉरिटी है सर, तभी तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसका पूरा लिस्ट दिया है 59(3) से, सबसेक्शन 3 से लेके 221 तक का आर्टिकल है। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स एंड ऑफ ओथ, लिस्ट ऑफ द ओथ्स, माने ओथ माने समझते हो ना, शपथ लेते हैं ना, तो उस कौन सा ऑफिशियल क्या शपथ लेगा, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ओथ होता है, उसके बारे में बोला है, उसका आर्टिकल नंबर। डिटेल्स ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, अभी बता रहे थे ना राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितना सीट होंगे, ठीक है। ये देखो, ये भारत का राज्यसभा है, जिसमें इसे मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ 250, इसका मैक्सिमम मेंबरशिप 250 का है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, किसका कितना मेंबर है देखो, ये देखो टोटल 109, 245 राज्यसभा का सीटें हैं,
पूछ रहा था ना, राज्यसभा माने लोकसभा के ऊपर, ठीक है, उच्चो, ठीक है, मतलब बंगाली में क्या बोलते हैं उसको, उच्चो कक्ष, ठीक है। ये देखो 245 टोटल सीट्स हैं, जिसमें 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेशन मिलते हैं। नॉमिनेशन उनको दिया जाता है जो रेस्पेक्टेड पोजीशंस होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला है कांग्रेस की तरफ से, ऐसे कोई ना कोई बड़े लोगों को लिया जाता है, ठीक है, कोई एक्टर, एक्ट्रेस, स्पोर्ट्समैन, ठीक है, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं इलेक्टेड, और बाकी 233 वोट के थ्रू से जाते हैं। तो उसमें देखो, गवर्नमेंट इंडिया का 109 सीटें हैं और ऑपोजिशन का 97 है, उसमें बीजेपी का 93 और बाकी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ बाकी पार्टी का, करंट करंट सिचुएशन है। कुल मिला के बीजेपी एंड उसका अलायंस का 109 सीटें हैं, और ऑपोजिशन बने जो करंट कांग्रेस है उसके साथ जुड़ा हुआ पार्टी है, ये देखो कांग्रेस का 29 सीट है राज्यसभा में, तृणमूल का माने हमारे ममता दीदी का 13, और बाकी आपका 10, और बाकी देखो यहाँ पर पूरा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा, देख पा रहे सर। और बाकी कुछ अनअलाइड है, बीजेडी, माने जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, साउथ का स्टेट ज्यादा है, उनका भी सीटें है, और 8 सीट अभी भी वैकेंट पड़ा है। वोटिंग सिस्टम 239 मेंबर्स बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, 12 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा, 2024, लास्ट इलेक्शन हुआ था जून 2023। तो फिर आई होप आपको राज्यसभा का मेंबरशिप का भी आइडिया लग जा रहा है कि राज्यसभा में कितना मेंबर है, और जिसका मेजोरिटी रहेगा वो रहेगा। तो ऑब्वियसली अभी थोड़ा बहुत मेजोरिटी बीजेपी और अलायंस का ज्यादा है, तो बीजेपी थोड़ा सा इसमें अकेला, समझ रहे हो सर। तो ऑब्वियसली भी बीजेपी का बोलबाला है, और ये देश के लिए अच्छा होता है, जो भी रहे मेजोरिटी में रहे, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होता है। खिचड़ी बन जाएगा ना, क्योंकि सब अलग अलग पार्टी का खिचड़ी बनेगा, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम। जैसे अभी इंडिया देखो, जो कांग्रेस एंड अलायंस बना है, अभी रिसेंटली कांग्रेस हार गया ना बहुत सारे स्टेट में, अब अलग अलग आप बोलेगा कि नहीं हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, फिर ममता दीदी 2 दिन बाद बोलेगा नहीं हमको ना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, हम कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहता, ठीक है, और वैसे कोई कुछ बोल देगा, फिर कुछ दिन बाद देखेगा कि ममता दीदी, ऐसे ममता दीदी का इतिहास है, अभी तुम्हारा हाथ पकड़ेगा 2 मिनट बाद हाथ हटा लेगा, ऐसा बहुत बार बीजेपी के साथ भी ममता दीदी का अलायंस बना था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे स्पोर्ट मिनिस्टर था बीजेपी के अंडर पे, तो ममता दीदी बहुत बार ऐसे किया है, हाथ थमा फिर छोड़ देना। नीतीश कुमार का तो पता ही है, बीजेपी का हाथ थामता है फिर कभी लालू के पास चला जाता है, क्या खिंचा हुआ है पता नहीं, जो भी हो, राजनीति है, समझा करो। अच्छा, एक दिन में नहीं समझ आएगा, पर समय के साथ साथ समझ में आ जाएगा, और समझना चाहिए, समझना चाहिए, एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट यू मस्ट नो। अच्छा ये देखो सर, फिर आपको इधर देखोगे, देखो अच्छा फिफ्थ शेड्यूल में 244 फिफ्थ शेड्यूल में प्रोवाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल ट्राइब एरियाज का कंट्रोल कौन देखेगा, उस एरिया में कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन चलता है, सरकारी कुछ नियम कानून चलता है शेड्यूल एरियाज में, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहां पर हम लोग जैसे लोग जाके ना एकदम डायरेक्टली जाके ना वहां पर कुछ कर नहीं सकते। ये जो रिसेंटली मणिपुर में जो प्रॉब्लम हुआ है, यही तो प्रॉब्लम है, वहां पर 2 जाति है, एक कुकुर ट्राइब है, और एक मणिपुर का जो बड़ा है उसका नाम है मेइतेई, मेइती, ठीक है, एक मेइती जो वहां का मेन है, मेइती एक्चुअली महातो का ही दूसरा नाम है, ये सभी वो महातो संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है। अब चलो मैं उतना इतिहास पे नहीं जाऊंगा अभी, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या जात पात का क्लास चल रहा है, नहीं, मैं आपको भारत का सिस्टम बता रहा हूँ। मणिपुर में प्रॉब्लम क्या, कुकू ट्राइब और मैतेई, ये जो दोनों है, मैतेई बेसिकली मणिपुर जो है ना सर, मणिपुर में इम्फॉल जो है वो बेसिकली वैली में बना हुआ कैपिटल है। तो गवर्नमेंट ने मणिपुर बनने के टाइम पे, जब ब्रिटिश जाने के बाद मणिपुर को फॉर्म किया गया, तो उस टाइम पे कांग्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें वो जो ट्राइबल है ना, जो पहाड़ी में रहते हैं, आसपास में पूरा पहाड़ है, जो नागालैंड और त्रिपुरा के साथ घिरा हुआ, तो ट्राइबल को बोला पहाड़ तुम्हारा, लेकिन ट्राइबल को बोला कि तुम पहाड़ में भी रह सकते हो, तुम वैली में भी रह सकते हो, लेकिन मैतेई को बोला कि वैली तुम्हारा लेकिन तुम पहाड़ तुम्हारा नहीं। अब अब क्या हो रहा है, ट्राइबल वाले वैली में भी आ रहा है, पहाड़ में भी है, मैतेई वाले बोल रहे हैं, मैतेई वाले बोल रहे हैं कि भाई पहाड़ तुम्हारा है, वैली भी तुम्हारा है, और हम मणिपुरी होके हम पहाड़ में नहीं जा सकते, क्योंकि शेड्यूल रूल बना के रखा है सरकार ने। अब और प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट जितना जॉब का एरिया है सब में मैतेई का बोलबाला है, उसमें ट्राइबल का जगह नहीं।
थोड़ा बहुत, मैंने अगर टोटल 100 जगह है किसी जगह में 10% या 20% ट्राइबल्स के लिए है, कुकू ट्राइब्स या जो भी मेन ट्राइब्स है, बाकी सारे के सारे जगह में मैतेई वाले हैं। तो फिर समझ रहे हो सर पूरा क्लैश, तो ये तो होना ही था। तो आज बीजेपी देश को चला रहा है, लेकिन संविधान बदलना तो इतना आसान चीज नहीं है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया था? कांग्रेस के जमाने में हुआ था। उसका इम्पैक्ट आज आप देख रहे हो। अब बीजेपी क्या करेगा? अब उसको संविधान बदलना है, बैठ के बात करनी है। बहुत खराब हुआ मणिपुर में जो हुआ, अभी भी चल रहा है। अब तो पूरा मिलिट्री से कंट्रोल हो रहा है मणिपुर। प्रॉब्लम समझो। शेड्यूल एरिया के लिए आप कुछ नियम बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। फिर शेड्यूल एरिया को कंट्रोल करने के लिए एक सटीक नियम होना चाहिए। तो जो भी हो, क्यों अब उसमें भी प्रॉब्लम है। अब शेड्यूल एरिया में अगर मानो नॉर्मल लोगों को भी परमिशन दे देगा ना, हम लोगों का क्या है, नॉर्मल लोगों का क्या है जानते हो ना? हम लोग जाके जंगल के बारे में हम लोग जंगल काट के बेच देंगे। पर ट्राइबल लोगों का क्या है कि वो लोग जंगल को फिर भी थोड़ा बहुत इज्जत करता है। समझ रहे हो सर? तो ऐसा ऐसा चीजें हैं जो प्रॉब्लम करता है। तो अभी आप लोग जब आर्टिकल 244 का डिटेल्स अगर जानना चाहोगे तो पढ़ोगे तो पता लगेगा। ये देखो, प्रोविजंस मेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनके लिए स्पेसिफिकली है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप का बहुत बड़ा बोलबाला है सर। मेघालय में तो बहुत ज्यादा, आसाम में भी एक बहुत अच्छा तबका है ट्राइबल्स का, त्रिपुरा में भी है, मिजो में भी है, और मणिपुर में तो एक मिक्सड अप था। प्रॉब्लम तो हम लोगों को दिख ही रहा है क्या हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने 246 आर्टिकल में 7 शेड्यूल में बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मैंने दोनों के बारे में उनका कैरेक्टर कि स्टेट क्या कर सकता है, सेंट्रल क्या कर सकता है, वो इस 246 में बोला है। ऑफिशियल लैंग्वेज, validations of certain acts and regulations, anti-defection provisions of member of parliament and state legislature, पंचायत राज, रूरल लोकल गवर्नमेंट, मैं इसके बारे में ऑलरेडी बोल दिया, 243G में बोला है, एंड 243W म्यूनिसिपैलिटीज, मैंने अर्बन लोकल गवर्नमेंट, शहर का जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगा, इसके बारे में बोला है। बात समझ में आया सर? तो ये ओवरऑल आर्टिकल्स और शेड्यूल का लिस्ट है जो देश में चलता है और उसके बारे में बताया गया है सर। फिर आते हैं सर गवर्नमेंट सोर्स ऑफ पावर। आप लोग एक काम करते हो, मैं नोट पर तो शेयर करके रखा आप लोगों को, आप लोग नेक्स्ट दिन घर से ये सोर्स ऑफ पावर पूरा पढ़ के आना। मुझे पूरा चाहिए, सोर्स ऑफ पावर का एक एक चीज चाहिए। फेडरलिज्म में पहले ही बोल दिया था, फेडरलिज्म मेरा पहले डिस्कशन हो चुका था कि फेडरल सिस्टम पे इंडिया चलता है। सेंट्रल और स्टेट के पास दोनों का पावर है, स्टेट का भी अपना पावर है, सेंट्रल का भी अपना पावर है, फिर भी सेंट्रल का पावर ज्यादा है। यानी मोदी का पावर भी है, ममता का भी पावर है, आपका भी पावर है, यानी केजरीवाल का भी पावर है, लेकिन मोदी का पावर ज्यादा है। ये फेडरल स्ट्रक्चर का सिस्टम है, इसको क्वासी स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्वासी फेडरलिज्म। इसमें पावर सबके अंदर रहेगा, पर सेंट्रल का पावर थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है? तो प्लीज एक बार ना आप लोग पूरा गो थ्रू करके आना, मैं नेक्स्ट दिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक पूरा टेस्ट रखूंगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अच्छा, ट्रांसलेशन इनटू इंडियन लैंग्वेज, संविधान को 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में। सबसे पहले बंगाली में ट्रांसलेशन हुआ, सबसे पहले ट्रांसलेशन बंगाली में हुआ। ऐसे आपको बता दूं, भारत में या वर्ल्ड में, भारत में सबसे ज्यादा लोग हिंदी में बात करता है, सेकंड लार्जेस्ट लोग बंगाली में बात करते हैं इंडिया के अंदर। और अगर वर्ल्ड में देखो, जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाला जितना लैंग्वेज है उसमें सबसे पहला आता है मैंडरिन, चाइनीज। ठीक है? सेकंड में आ जाएगा फ्रेंच, इंग्लिश भी है, हिंदी मोस्ट प्रोबेबली थर्ड या फोर्थ में है, और फिफ्थ में बंगाली आएगा। यानी हिंदी के जस्ट नीचे नीचे ही बंगाली है। बाकी इंडिया में तो बहुत लैंग्वेज है, बट बंगाली लैंग्वेज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बोला जाता है। सिंपल हिसाब है, पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोग बंगाली बोलता है, बांग्लादेश में 16 करोड़ लोग बंगाली बोलता है। ठीक है? कितना हो गया? 26 करोड़। ठीक है? अच्छा, आसाम में भी टोटल पॉपुलेशन का आसाम में कम से कम 20-30% बंगाली लोग रहते हैं। ठीक है? तो वहां पर भी आपको 2 करोड़ के आसपास बंगाली मिल जाएगा। अब अगर थोड़ा सा मणिपुर, त्रिपुरा, त्रिपुरा में तो बंगाली है, वहां पर टोटल पॉपुलेशन का 80% बंगाली है, बाकी 20% ट्राइबल्स है। तो अब त्रिपुरा का भी मान लो अप्रोक्स 80-90 लाख बंगाली है। तो कुल मिला के 30 करोड़ के आसपास पूरा बंगाली है। अच्छा, पाकिस्तान में भी बंगाली रहते हैं। ठीक है? और वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में भी छोटा इधर उधर फैला हुआ है। तो अप्रोक्स 30 करोड़ पॉपुलेशन आपको सिर्फ बंगाली मिल ही जाएगा वर्ल्ड वाइड। इसलिए कोई कम लोग नहीं है बंगाली बोलने वाला, बहुत बड़ा एरिया है बंगाल का। जो भी हो, अब ये सब बोलना चालू करूंगा तो आप लोगों का भी माथा खराब हो जाएगा।
लेकिन प्लीज एक बार आप लोग ट्रांसलेशन कौन से लैंग्वेज में कब कब हुआ है, आप प्लीज एक बार पढ़ना। ये देखो, मैं आपको मणिपुर के बारे में बता रहा था ना, मणिपुर का जो लैंग्वेज है वो मैतेई, देखो लिखा है मणिपुरी लैंग्वेज, जैसे मैतेई लैंग्वेज, ये बाद में आया सर, 2019 में इनको सांविधानिक स्वीकृति मिला है। इससे पहले मणिपुर कौन सा भाषा बोलता था, बंगाली बोलता था। आज भी अगर मणिपुर जाते हो, मेरे पास मणिपुर का स्टूडेंट्स पढ़ा है सर, तो जब भी मेरे को आधार कार्ड देता था तो मैं देखता था बंगाली में लिखा, तो मैं उनको बोलता था कि बंगाली में क्यों लिखा है मणिपुर का, बोले सर यही हम लोगों का लैंग्वेज है, लेकिन रिसेंटली मैतेई को मिला है तो हम लोग आगे से मैतेई लिखेंगे। समझ रहे हो सर? तो मणिपुर का ऑफिशियल लैंग्वेज इतना दिन बंगाली ही था। हाँ वो लोग बोलता था अपने लैंग्वेज में, लेकिन स्क्रिप्ट जो था वो बंगाली स्क्रिप्ट था। तो रिसेंट वो स्क्रिप्ट चेंज हुआ है संविधान में 2019 में जो आया, कोरोना से 1 साल पहले आया, उससे पहले नहीं था। समझ रहे हो सर? और ट्रांसलेशन भी मैतेई में बाद में हुआ, बहुत बाद में। तो यहाँ पर ना पूरा इतिहास गूगल दे के रखा है, मैं ऑलरेडी आपको शेयर करके रखा। संस्कृत में भी रिसेंटली 1985 में छापा है, तमिल ट्रांसलेशंस भी है, बस इतना सा है। प्लीज एक बार पढ़ लो सर। और वो जो बीच बीच में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला है ना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको एक बार कंप्लीट कर लो। फिर कोई भी डाउट है मुझे पूछो, ठीक है? मैं बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूँ, ठीक है? फिर दूसरे चैप्टर में बात करूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे टेस्ट, ठीक है? तो फिर आज इतने रखता हूँ, बाय फिर। सपोज अगर कोई एक नया एडमिट लगा